नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं डॉक्टर शो और हर हफ्ते आपको एक नए डॉक्टर से मिलाने की कोशिश होती है ताकि आप जो बीमारियों से जूझ रहे हैं उनसे निजात पा सकें। लेकिन आज हमारे साथ डॉक्टर गुरमीत कौर हैं जो कि साइकेट्रिस्ट हैं और इन्हीं से जानेंगे कि आखिर जो मेंटल हेल्थ है उस पर किस तरह से काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज के दौर में हर कोई डिप्रेशन का शिकार है। मेंटल हेल्थ की वजह से काफ़ी परेशानियाँ उन्हें झेलनी पड़ रही हैं। लेकिन क्या कुछ वजह है, किस वजह से हम बच सकते हैं, क्या कुछ लक्षण रहते हैं, उसी से पूरी जानकारी यहाँ पर अब हम लेंगे। मैम, बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सबसे पहला सवाल यही है, मेंटल हेल्थ। हम लोग कहते हैं कि मेंटल हेल्थ को लेकर हम काम कर रहे हैं, लेकिन अपनी मेंटल हेल्थ को हम कैसे सही रख सकते हैं, ये आजकल बड़ा सवाल बना हुआ है। नमस्कार और बहुत मुबारक एक दोबारा ये डॉक्टर्स प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए। और स्पेशली सबसे पहले आप मेंटल हेल्थ पे बात कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर जो हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात करें, क्योंकि आजकल जो हर इंसान के पास पहले मेंटल हेल्थ की बात की नहीं जाती थी। मोस्टली इसको स्टिग्मा के साथ जोड़ते थे, साइकेट्रिक इलनेस को बीच में ले लेते थे कि इंसान पागल है। एक मिसनॉमर सा है, पागल भी एक लफ्ज़ मिसनॉमर सा है। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ को ध्यान से देखें तो रोज़ सुबह से लेके शाम तक हम हर आदमी कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पे अपना आपा खोता है। और अगर आप नोटिस करेंगे तो आजकल पुराने अगर कंपैरिजन के मुकाबले में ज़्यादा हम लोग आपा खोते हैं, ज़्यादा इरिटेबिलिटी है, ज़्यादा सैडनेस है, ज़्यादा एंजाइटी है, ज़्यादा हर चीज़ में हड़बड़, कंपैरिजन, दौड़ धूप, और उसकी वजह से हम रेस्टलेस हैं। वी आर नॉट एट पीस विद आवर सेल्स। सो गुड मेंटल हेल्थ मीन्स वी आर एट पीस विद आवर सेल्स, वी आर कंफर्टेबल। हम इस चीज़ के बारे में आज ज़्यादा सोचने पे उस पे रखते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कह रहे हैं, बनिस्बत इसके कि मैं कितना खुश हूँ, हाउ एट ईज़ आई एम, मैं कितना अपने आप में कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। सो अगर हम इन चीज़ों की बात करें, देखिए अगर हमारे इंडियन कल्चर में देखें तो शुरू से ही हमारे जो वेद शास्त्र और जो हमारे पुराने स्क्रिप्चर्स हैं, इवन इस्लाम, सिखिज़म, बुद्धिज़्म, इन सब चीज़ों में अगर आप एक जस्ट इन सब चीज़ों की निकालें, उनमें यही है चिंता चिता स्मान। ठीक है, तो वही चिंता रोग जो आज रोग के उसमें हर इंसान को चिपक गया है, दैट हैज़, उसको हम कह रहे हैं मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। बिकॉज चिंता एक पॉइंट तक चिंता होनी चाहिए जिसकी वजह से, जैसे एग्जामिनेशन है, अगर हम इस चीज़ की चिंता नहीं करेंगे, कल मेरा एग्जामिनेशन है, तो हम उसकी तैयारी नहीं करेंगे, हम वहाँ पे टाइम पे नहीं पहुँचेंगे, हम वहाँ पे किसी उसमें प्रॉपर उसमें करेंगे। सो वी हैव टू बी केयरफुल एंड वी हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू दैट। लेकिन अगर हम वो चिंता जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा कर दी तो फिर वो चिंता और चिता में सिर्फ बिंदी का अंतर है। कई बार हम देखते हैं ना कि लोगों से जब हमारी बात होती है, सामने से पता चल रहा होता है कि अंदर कुछ चल रहा है, लेकिन बाहर से खुश होने का एक दिखावा होता है। वही आजकल यही तो मैंने पहला सेंटेंस ही यही है कि हम जो हैं वो अपने आप को छुपा रहे हैं, एक मुखौटे में रख रहे हैं। हमें सिर्फ इस चीज़ की चिंता है कि लोग क्या कहेंगे। लोगों के लिए हमें अपने आप को बिल्कुल सेट रखना है। हम क्या फील कर रहे हैं, हम अंदर से कैसे हैं, हम उस चीज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप ये एक चीज़ देखिए, जितना भी हम अपने आप को इन चीज़ों में दबाएंगे वो चीज़ और ज़्यादा उभर के बाहर आएगी। सो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा तन मन और हमारी एक जिसको हम कहते हैं माइंड बॉडी एंड सोल शुड बी इन यूनिसन विद ईच अदर, एक योग में होनी चाहिए। जैसे हम योग का आजकल बहुत प्रचलन है और योग के बारे में बहुत बात की। योग है क्या? योग का मतलब है इन ज्योमेट्री, इन यूनिसन विद ईच अदर, कि हम जो अंदर हैं वो बाहर हैं। हम ये सब इतनी लंबी भाग दौड़ रैट रेस, अगर आप 1 मिनट के लिए सोचो, 1 सेकेंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए दुनिया रुके तो कैसी होगी?
अब आप अगर थोड़ा सा हम पीछे चले जाएं, अभी थोड़ी देर पहले एक महामारी के रूप में कोरोना आया, लेकिन कोरोना के बहुत सारी बुराइयां और सब चीज़ें आई, लेकिन क्या आप इस चीज़ को समझते हैं कि ये एक जो इंसान ने एक डिज़ास्टर्स, मैन मेड डिज़ास्टर्स की अति कर दी, अब वायरस भी वो लेबॉर्ट्री में बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ ने एक थम सी गई दुनिया, कितनी दुनिया बीमार होगी, कितनी दुनिया, और सब क्वारंटाइंड, सब घर के अंदर। आपने देखा, अगर आपने देखा होगा तो वनस्पति नेचर दोबारा हरी हो गई, वो पोल्यूशन जो लेवल इतना हाई था वो बिल्कुल नीचे आ गया, दरियाओं में पानी जहाँ कम था वो बहने लगा। आप देखो नेचर ने अपने आप को जैसे रिवाइव किया उस सब उसमें, क्यों? क्योंकि इंसान को अंदर बंद किया। सो अगर हम ये चीज़ देखें, एकदम के लिए सब नीचे आ गए। अदरवाइज किसी ने स्कूल नहीं जाना था, बच्चों के कोई ग्रेड्स की किसी को कोई फिक्र नहीं थी, सिर्फ क्या था, खाना खाना था, पकाना था, घर में रहना था। आप ये चीज़, इन चीज़ों से चीज़ समझें कि ये सब कितनी ज़रूरी है हमारे लिए, और हम अल्टीमेटली किसी भी चीज़ के लिए इतना कंपैरिजन कर लेते हैं और अपनी एक्सपेक्टेशंस को इतना बढ़ा देते हैं कि हम ये भूल ही जाते हैं ये सब हमारे लिए हैं, ना कि हम इनके लिए। सो हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि कंफर्ट्स आर फॉर अस, वी आर नॉट फॉर द कंफर्ट। कुछ डिटेल्स भी मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी। आप देखिए 3.1 करोड़ जो गांजा है उसकी लत से हर दिन 21 मौतें होती हैं, और भारत में इसकी सबसे बड़ी समस्या देखने को मिली है। उसके बाद 2019 में देश भर में 7,800 से ज़्यादा लोगों ने ड्रग्स से यहाँ अपने आप को खो दिया, यानी जान को अपनी खो दिया है। ड्रग की लत होने लग गई, आत्महत्या कर ली जाती है। मैम, ज़्यादातर हम देखते हैं कि सुसाइड केसेस भी ड्रग्स की वजह से सामने आते हैं, जिसमें ये बताया जाता है कि ओवरडोज हो गया था या फिर घर के अंदर कोई विवाद हो गया जिसकी वजह से इस तरह से घटनाएं जो है वो देखने को मिली। उसके साथ साथ आप देखिए आंकड़े के तौर पर अगर हम बात करें कि भारत में कितने लोग ड्रग्स लेते हैं, 2009 की यहाँ तुलना में अगर हम बात करें तो 2009 में 2019 में भारत में आप देखिए 30% जो आबादी थी वो संख्या यहाँ पर किसकी बढ़ गई, ड्रग्स लेने वाली। यानी कुल मिलाकर जो हमारे देश की आबादी है उसमें 30% लोग इस तरह के थे जो ड्रग्स लेते हैं। और उसके बाद नेशनल ड्रग डिपेंडेंट ट्रीटमेंट यानी NDTT जो एम्स की 2019 है, वहां पर जो रिपोर्ट आती है वो बताती है कि 16 करोड़ लोग ऐसे हैं जो शराब की लत से परेशान हैं, ग्रसित हैं। यानी 16% लोग, ज्यादातर आप देखिए किस वजह से यहां पर परेशान थे, अपनी शराब पीने की लत की वजह से। 16 करोड़ लोग, बहुत ज्यादा ये आंकड़ा होता है मैम, हैरान करने वाला आंकड़ा। उसके बाद एम्स में एक सर्वे किया जाता है जिसमें 2.8% यानी 3.1 करोड़ लोग ऐसे थे जिन्होंने गांजा लिया, और उनकी बात जो है वो सामने आई कि गांजा लेने की वजह से वो परेशान थे। लेकिन सबसे ज्यादा शराब जो है वो भारतीय पीते हैं, और भारतीय किस तरह से सेवन करते हैं वो भी आपको बता देते हैं, क्योंकि 16 करोड़ भारतीय शराब का सेवन करते हैं, 3.1 करोड़ भारतीय गांजे का सेवन करते हैं, 2.3 करोड़ भारतीय यहां पर अफीम का सेवन करते हैं। यानी ये देश के अंदर कहां पर किस तरह से नशा फैला हुआ है, इस पर मंथन करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर शो चला रहे हैं, लेकिन आंकड़ा पहले समझ लीजिए कि देश के अंदर हो क्या रहा है, और उसके बाद जब आपको एक डॉक्टर राय दे रहा है तो उस पर किस तरह से आपको गौर फरमाना है। 77 लाख भारतीय जो है वो यहां पर इनहेल्स को इस्तेमाल करते हैं, यानी इनहेलर का इस्तेमाल करते हैं, किसी भी चीज को सूंघ कर नशा लेते हैं। और 8.5 लाख भारतीय ऐसे हैं जो इंजेक्शन के जरिए यहां पर नशा लेते हैं। तो भारत में हर दिन 21 मौतें हो जाती हैं। 2019 का NCRB का ये डाटा है जो ये बताता है कि हर दिन 21 लोगों की मौत ड्रग्स से, 7,860 लोग इसमें ऐसे हैं जिन्होंने ड्रग्स की वजह से सुसाइड कर लिया। यानी 21 जो मौतें यहाँ पर हर दिन हो रही हैं उसमें सुसाइड के केसेस ज़्यादातर हैं, क्योंकि जब आप ओवरडोज हो जाते हैं तो जाहिर तौर पर आप अपने दिमाग की जो गति है वो किस तरह से खो देते हैं। और बार बार ये कहा जाता है कि मनोवैज्ञानिक के साथ बात कर लीजिए, मनोचिकित्सक के साथ बातचीत कर लीजिए। आत्महत्या के मामलों को अब लेकर मैं बात करूंगी, फिर मैं मैम के पास चलूंगी, क्योंकि डिटेल्स आपको समझाना बहुत ज़रूरी है। ऐसे तो प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा चलते हैं, लेकिन डिटेल समझना बहुत ज़रूरी और फिर उस पर काम करने की ज़रूरत है। 2015 की अगर हम बात करें, यहाँ पर ये NCRB डाटा दे रहा है कि 2015 में आत्महत्या के कितने मामले सामने आते हैं। 3,600
670, 2016 में 5199, 2017 में 6705 और 2018 में 7193, 2019 में 7860, यानी 2015 के बाद 2019 तक आंकड़ा नीचे आना चाहिए था, जो बढ़ता चला गया। अब मैम मैं आपसे जानना चाहूंगी, जहां पर आंकड़े कम होने चाहिए थे वहां पर डिटेल्स आप देखिए कि किस तरह से बढ़ती जा रही थी। 15 में 3000, उसके बाद 5000, 6000, 7000 और 7 से 8000 पहुंचने की कगार पर पहुंच गया। मैडम मैं आपको ये कहूँगी कि ये जो आपने आंकड़े बताए ये पर्टिकुलर सर्वेज के मुताबिक के आंकड़े हैं जो कि केसेस रिपोर्ट होते हैं, बट मैक्सिमम ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। मैक्सिमम अगर आप क्वांटम देखेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा, मैं कोई 1, 2 या 3 गुना नहीं कह रही, मैं इसको कई गुना ज़्यादा कह रही हूँ, क्योंकि ये सिर्फ एक क्रॉस सेक्शनल एरिया में लिए गए, मतलब एक एरिया में एक पॉइंट ऑफ टाइम पे लिया गया सर्वे है। उसके मुताबिक अगर ये इतना ज़्यादा है तो जो एक्चुअल में फैक्चुअल लाइफ अगर आप देखेंगे वो कितनी ज़्यादा है। एक सर्वे के मुताबिक उसमें ये कहा गया है कि जो 4 लोग ओपीडी में आपको दिखाने आते हैं, उन 4 में से एक इंसान डायग्नोजेबल मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होती है, उसको फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं होती, एक को मेंटल हेल्थ, मतलब 4 में 1। बट ये आंकड़ा पुराना है। आज की डेट में जितने 4 लोग आपके पास आ रहे हैं, उन 4 लोगों को अगर कोई फिजिकल एलिमेंट, वो फिजिकल एलिमेंट के लिए रहे हैं, लेकिन उनको उनके साथ डायग्नोजेबल या तो प्राइमरी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है या उनको कोमॉर्बिड मेंटल, मतलब उसके साथ उनको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है ही है। अब रह गए नशे की बात, तो अगर आपको मैं थोड़ा सा नशे के बारे में समझाने की कोशिश करूंगी कि नशा क्या होता है। जब बहुत ज़्यादा इंसान नेगेटिव होना शुरू हो जाता है तो आउट ऑफ दैट एक ये मान ले कि एक फीलिंग आ रही है कि मेरे में आई एम सैड, आई एम डिप्रेस्ड, आई एम लो, तो मेरा क्या एक्शन होगा, मेरा बिहेवियर क्या होगा? ऑब्वियसली कुछ नेगेटिव, कुछ रोना, कुछ धोना। और है क्यों? कोई एक्चुअली मेरे दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट चल रहा है जिसका कारण कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस हो सकता है, कोई पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस हो सकता है, या कोई मेरा अपना एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं जिसकी वजह से मेरा फीलिंग नेगेटिव आ गई और मेरा एक्शन नेगेटिव आ गया। अल्टीमेटली ये एक विशियस साइकिल बन जाता है जब वो इंसान एक वर्लपूल ऑफ नेगेटिविटी में चला जाता है। लाइक कि एक पंचक्की जैसी होती है, वो ले जाती है इंसान को, अंदर डुबो देती है। उसी तरह इंसान उसमें करते करते उसमें से डूब जाता है। उस जगह जहाँ वो डूब जाता है और जहाँ उसको हेल्प की ज़रूरत होती है और जहाँ उसकी कोई हेल्प नहीं ले पाता, तो अल्टीमेटली वो इंसान डिप्रेशन में गिर जाता है, जिसमें उसको सैडनेस ऑफ मूड होती है, लो एनर्जी होती है, इरिटेबिलिटी होती है, एंजाइटी होती है। कई बार इंसान उसमें से एस्केप करने के लिए, एस्केपिज्म के लिए कोई किसी दूसरी नशे का सहारा लेता है। जैसे कोई बड़ा परेशान है, बड़ा कुछ है, तो एक सिगरेट पी लेगा। स्टार्ट एक सिगरेट से होता है, बट वो कहाँ तक अंत होगा वो समझ नहीं पाता। उसी तरह एक बियर की बोतल से स्टार्ट होता है और फिर वो कहाँ पे उसका अंत होगा वो नहीं, क्योंकि एक नशा, वंस एडिक्ट ऑलवेज एडिक्ट। ठीक है, एक बार वो नशा लेते हैं, होता क्या है, जब वो नशा लेते हैं तो वो जो उस वक्त के लिए परेशानी थी, प्रॉब्लम्स थी, वो क्योंकि हमारे जो स्ट्रेस हार्मोन्स है थोड़े रिलीज होते हैं, फील गुड, थोड़े समय के लिए काम हो जाता है। एक जो रिवॉर्ड न्यूरो सर्किट है वो स्टार्ट हो जाता है, उससे इंसान को थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो जाती है। बट वो आहिस्ता आहिस्ता फिर नेक्स्ट डे उसको वो चीज़ें दोबारा वापस रिबाउंड, एंजाइटी आती है, रिबाउंड वो करता है और वो फिर उसको अच्छा लगने लगता है, फिर वो दोबारा उसको चीज़ लेता है। और जैसे जैसे उसको अच्छा लगने लगती है वो बार बार उस चीज़ को, इसको रिवॉर्ड पाथवे कहते हैं, तो वो दोबारा वो चीज़ लें। जैसे आप कोई चॉकलेट खा रहे हैं और बड़ा अच्छा टेस्टी चॉकलेट है, आपने आज खाया, अब कल भी खाने की कोशिश करोगे, यार बड़ा टेस्टी था एक चीज़, उसको ले लेते हैं।
और आपको वो अच्छा लगने लगता है तो आपकी वो हैबिट बन जाती है। इसी तरह ये नशे की एक हैबिट बन जाती है। जैसे वो नशा मतलब उससे आप रिलैक्सेशन फील करते हैं वो नशा, लेकिन ये नशा आपके सिर्फ वो रिलैक्स नहीं कर रहा है, ये नशा आपके सिर से लेके पैर तक आपको इफेक्ट कर रहा है इन बैड सेंस। वो क्या है कि जिस एक बियर से सब सपोज आपको आराम मिल रहा था, रिलैक्सेशन हो रही थी, या एक सिगरेट पीने से आपको रिलैक्सेशन हो रही थी, वही उतनी ही प्रॉब्लम में, उतने ही रिलैक्सेशन में आफ्टर सम टाइम उस एक बियर कैन से आपका कुछ नहीं बनेगा। आप 2 लोगे, 4 लोगे और क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी। फिर उसी तरह क्वालिटी चेंज होता है। आप हार्ड ड्रिंक्स पे चले जाओगे और उसमें ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। आप पहले एक सिगरेट लेते थे, 2 लोगे, 10 लोगे, 20 लोगे और चेन स्मोकर बन जाओगे। अब नई चीज़ें आ रही हैं, जैसे आपने गांजे का नाम लिया, ये जगह जगह आपकी ये भांग जो उगी हुई है, नालियों के इर्द गिर्द भी उगी हुई है, तो कई लोग अगर आपने देखा होगा रास्ते में बैठ के ऐसे ऐसे उसको मल के वो कर रहे होते हैं और वो चीज़ ले रहे होते हैं। तंबाकू का सेवन बहुत ज़्यादा हमारे उसमें, आपने ये तंबाकू का नाम नहीं लिया, और उसके साथ इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है इवन फीमेल्स। और क्या उसमें कोई बड़ा छोटा, अमीर गरीब, बच्चा बूढ़ा, हर एक को, अगर आपने देखा होगा बहुत सारी स्टेचुरी वार्निंग्स भी गवर्नमेंट ने दी हैं और उसके पैकेट्स पे भी बड़ा कुछ लिखा होगा। आपने जगह जगह देखे होंगे वो लिफाफे पड़े होते हैं, उन पे वो कैंसर की फोटो बना के लगाई होती है कि लोगों को डराया जाए कि इस चीज़ को ना सेवन किया जाए। उसके बावजूद भी लोग नहीं छोड़ते इसको। क्यों? क्योंकि वो एडिक्टिव हो जाते हैं। उनके न्यूरोट्रांसमीटर्स, उनके साथ न्यूरोकेमिकल्स जो रिलीज होते हैं, उनसे उनकी दिमाग को शांति मिलती है, तो वो उस चीज़ में चले जाते हैं और इस चीज़ को भूल जाते हैं कि इससे हमें नुकसान क्या हो रहा है। मतलब वो उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स को दरगुजर पता होते हुए भी उसको, या ना पता होते हुए भी उसको दरगुजर करके वो उसी चीज़ में चले जाते हैं और उसकी अपनी प्रॉब्लम्स की रिफ्यूज उसमें ढूंढना शुरू कर देते हैं। समटाइम्स ये सिर्फ प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं होती है। समटाइम्स जैसे ही बच्चा बड़ा होने लगता है, टीनेजर होने लगता है, थोड़ा सा बड़े होते हैं, तो वो उनको बड़े होने की एक कहती है मैं बड़ा हो गया हूँ। तो बड़ा कैसे हो गया? सिगरेट पी के दिखा। और उसमें थोड़े हार्मोनल चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं बच्चे से बड़े होने में। उसमें इंसान डोपामिन रश आता है, एड्रेनलिन रश आता है, उससे बच्चे रोड रेस करते हैं, स्पीडिंग करते हैं और बहुत सारी जो एडोलेसेंट रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें चले जाते हैं। वो अपने आप की अथॉरिटी दिखाने के लिए, वो भी अगर बड़ा घर में सिगरेट पी रहा है या बड़ा घर में अल्कोहल ले रहा है, क्योंकि आजकल मैंने देखा है कोई ही घर बचा हुआ है जहाँ पे ये चीज़ें नहीं हैं, तो वो भी उनको, चाहे वो खुद उनसे नफरत करते होंगे, खुद जब बचपन में उनसे डरते होंगे, वो ये सब कर रहे हैं और उनकी वजह से घर में कलह हो रही है और माँ भी परेशान है, तो अब वो भी वही छुप के चाहे करेंगे, लेकिन वो भी वही करने की कोशिश मतलब घर से आप लोग सीखते हैं। बिल्कुल, तो घर से को ही काफी ध्यान देना है। मैं तो ये कहूँगी कि इंसान की मेंटल हेल्थ जो है माँ के वूम्ब में आने से पहले ही डिसाइड हो जाती है। क्यों? क्योंकि बाप की मेंटल हेल्थ कैसी है, माँ की अपनी मेंटल हेल्थ कैसी है, और फिर जो वो बच्चा कंसीव कर रहे हैं उसकी मेंटल हेल्थ अपने दोनों माँ बाप की मेंटल हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है। और फिर माँ के वूम में जब बच्चा होता है, अगर आपने पुरानों में या पुराने समय में देखा होगा, तो पुराने ज़माने में कोई अच्छी सी किसी कोई पिक्चर लगा दिया करते थे, सामने फ़ोटो लगा दिया करते थे। मैंने कहीं जगह देखा किसी ने कृष्ण जी की लगाई होती थी, कहीं से किसी ने भगत सिंह की लगाई होती थी, मतलब कोई बड़े, कोई अपने गुरुओं की या जिनको वो आइडल मानते हैं उनकी लगाई होती थी कि हमारा बच्चा ऐसा पैदा हो, कोई योद्धा पैदा हो, कोई भक्त पैदा हो, इस तरह करके, ताकि उनकी उसमें, और वो मोस्टली उस पीरियड में वो उस तरह की उनकी माँ की एक्टिविटीज़ होती थी, क्योंकि ऐसा कहा गया है जैसा अन्न वैसा मन और वैसा ही आपका आगे से जो आपकी बिहेवियर है, आपकी साइकोलॉजी है, वो बनता है। मन साइकोलॉजी को ही कहा जाता है, माइंड साइकोलॉजी को ही कहा जाता है, और उसकी गुड मेंटल हेल्थ, उसकी गुड स्टेट ऑफ माइंड के लिए आपको ये चीज़ें सब करनी है। मतलब आपका बैकग्राउंड बहुत इफेक्टिव है, बहुत इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। बचपन से ही आप, मेरी ये पर्सनल वो है और मेरा बहुत सारा एक्सपीरियंस लाइफ का जो रहा है, अगर
आप अपने बच्चे को ये सिखाएं बेटा नमस्ते कीजिए, वो नमस्ते नहीं करेगा। अब आप उसको बोले इसको पैरी पोना कीजिए, वो नहीं करेगा। लेकिन अगर आप उसके सामने अपने बुजुर्गों को नमस्ते करते हैं, अपने बुजुर्गों को खुद पैरी पोना करते हैं, तो आपकी देखा देखी में वो भी करेगा। सो अगर आप कोई मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो वो बच्चा आपके साथ जाएगा। बट अगर आप कुछ नहीं करते और आप उसको कुछ कह रहे हैं करने के लिए, तो वो भी नहीं करेगा। मैम, ड्रग एडिक्शन सेंटर भी आप चला चुकी हैं, वहाँ पर भी काम कर चुकी हैं। क्या लगता है कि एक मेंटल हेल्थ कितना रिस्पॉन्सिबल रहता है ड्रग्स को लेकर? आपने तो पूरी बात कह दी यहाँ पर, लेकिन जब पेशेंट आपके पास आता है, उन्हें सुधारने के लिए कैसे काम करते हैं? देखिए, हम उनको कोशिश यही करते हैं कि जो इमीडिएटली जो हमारे पास ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स में आते हैं, या जो बेसिकली फर्स्ट हम बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, ठीक है, उसमें हम केमिकल वो भी यूज़ करते हैं, फार्माकोलॉजिकल वो करते हैं, इमरजेंसी में होता है। तो एक तो जो सप्लाई ऑफ द थिंग जो वो ले रहा है वो स्टॉप की जाए, और उसकी जगह पहले कुछ थोड़ा सा रिप्लेसमेंट दिया जाए, ताकि उसके विड्रॉल जो सिम्टम्स हैं उनको कंट्रोल किया जाए। फिर आहिस्ते आहिस्ते हम उसको भी उसमें से निकालते हैं, और साथ साथ में उसका काउंसलिंग एंड साइको सोशल इंटरवेंशंस करते हैं, ताकि हम उसकी विचारों तक पहुंच सकें, उसके माइंडसेट तक पहुंच सकें, और उसके माइंडसेट को चेंज होने में हेल्प कर सकें। हम किसी को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उसको वो एनवायरनमेंट दें, उसको वो माइंडसेट, उसको उसकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी दिखाएं, और उसको हेल्प करें। और साथ ही साथ में बहुत सारी हमारी आजकल फार्माकोलॉजिकल मेडिसिन्स भी आई हैं जो एंटी उसके काम करती हैं, जिस पे हम उनको वो देते हैं, इंक्लूडिंग एंड इंक्लूसिव ऑफ दिस इज कि हम जो उस बच्चे की बेसिक प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से वो एडिक्शन में आया है, उस पे काम करने का, उस पर ध्यान देने का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। मतलब कोई ऐसी वजह पर काम करने की जरूरत होती है कि जिसकी वजह से ये लत लग गई है, चाहे वो अकेलापन हो। मैम, मैक्सिमम लोगों से जब हमारी बात होती है, तो जैसे पेरेंट्स से बात हो गई या किसी बच्चे से बात हो गई कि आप इस तरह से क्यों करते थे, आप बेशक ड्रग एडिक्शन सेंटर में रहकर आए हैं, लेकिन उनका ये कहना होता है कि जब आप ड्रग एडिक्शन सेंटर में रहते हैं उस वक्त तक आप छोड़ सकते हैं, लेकिन उसके बाद जब आप घर पहुँचते हैं तो एक बार फिर से वो लत आपको लग जाती है। क्योंकि यही मेरा लास्ट पॉइंट का मतलब यही था कहने का, कि हमने उसको बॉडी को डिटॉक्स कर दिया, हमने उसके माइंड को डिटॉक्स कर दिया, लेकिन जब वो वापस रिहैबिलिटेट होने के लिए वापस उसी एनवायरनमेंट में गया, तो उसके स्ट्रेसर्स और वो स्ट्रेस फैक्टर्स वहीं पे वो मौजूद है। अभी जितनी भी डिटेल हमने बताई है, वो बिल्कुल मैम ने सही कहा कि वो डिटेल वो थी जो रिपोर्ट हुई है, लेकिन बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होते हैं। मैम, आत्महत्या, सुसाइड्स की बात करेंगे जल्दी जल्दी से, समय का भी अभाव है, और ज़्यादातर आप देखिए सुसाइड केसेस भी सामने आ रहे हैं, और जो लोग बच जाते हैं उनसे अगर बात होती है, वो कहते हैं कि कुछ सेकंड के लिए वो एक ख्याल था और आया, और इस तरह से घटना को हमने कर दिया और इस तरह से हो गया। क्या लगता है मैम, उस वक्त अपने आप को किस तरह से संभालने की जरूरत होती है? उस वक्त सबसे पहला काम ये है कि वो एक कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स की इम्पल्स होती है। उस वक्त ये कीजिए कि उठ के अगर पानी का गिलास है वही पी लीजिए, सामने अगर पानी है वही सामने पानी पी लीजिए, आपका दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। यू जस्ट कॉल अ फ्रेंड, किसी को कॉल कर लीजिए, उठ के उस जगह से उठिए जहाँ पे आप बैठ के ये पूरा आपके वो विशियस साइकिल बन रहा है और वो अंधेरा आपको आगे छा रहा है, एकदम उस साइट से अलग होने की कोशिश करके एकदम किसी दूसरे को अप्रोच कीजिए, और किसी को भी ABCD, आपको पता होगा बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बने हैं इसके लिए, कॉल अ फ्रेंड, कॉल मी, काफ़ी सारे ये चीज़ बने हैं कि वो इमीडिएटली आप उनको कॉल करो, और वो मरना चाहता है, वो बताए मैं मरना चाहता हूँ। बहुत सारे TV रेडियो प्रोग्राम्स भी आते हैं, बोले क्यों मरना चाहते हो, किसके लिए मरना, एटलीस्ट वो बात करें। दिस इज़ कॉल्ड वेंटिलेशन आउट। क्योंकि आप अगर किसी चीज़ को ये देखें, इसको लेट अस टेक इट एज प्रेशर कुकर है। प्रेशर कुकर में आपने फुल वो दिया हुआ है, उसको फ्लेम दिया हुआ है, और उस पर पूरा प्रेशर बन गया हुआ है, और ऊपर से अगर आप उसकी प्रेशर को बाहर ना निकलने दें और उसके ऊपर कुछ रख दें, तो वो जितना भी बेस्ट से बेस्ट होगा प्रेशर कुकर, वो फटेगा ही, उसमें कोई मिसहैप होने की पूरी चांसेस है। सो अगर आप उस प्रेशर को रिलीज़ कर दें,
उस प्रेशर को प्रॉपरली रिलीज कर दिया जाए तो वो बिल्कुल सेफ एंड साउंड है। 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है उस वक्त, जैसे आपने 2 मिनट पहले ये बात कही कि इंसान को अपने बारे में लगता है कि देयर इज़ टोटल ब्लीक अबाउट मी, मैं बिल्कुल वर्थलेस हूँ, मेरा कोई वजूद नहीं है, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं बिल्कुल बेकार हूँ, मेरे आगे कोई और इससे अच्छा तो मरना है, मतलब ये जीना कोई जीना नहीं है। एक दूसरा, उसको लगता है मेरे आगे कोई होप ही नहीं है, देयर इज़ नो होप एट ऑल, ही इज़ टोटली होपलेस। और तीसरी पॉइंट, उसको वर्ल्ड अराउंड जो उसके आगे पीछे है उसके लिए उसको बिल्कुल नेगेटिव अप्रोच है कि उसको कोई चीज़ नहीं दिखती है। जैसे कि अभी मैं कल की एक वाक़यात है, मैं किसी के साथ कहीं जा रही थी, फ़ोन पे उस बंदे को कॉल आती है कि 24 इयर्स का यंग बॉय और बहुत ही हैंडसम, पिछले 7 महीने से शादी हुई थी, 3 बहनों का एक अकेला भाई और माँ पैरालाइज्ड ऑन बेड थी एंड ही डिड सुसाइड। तो जो उसके साथ बंदा बैठा हुआ था उसको कहा लानत है उसको, बुज़दिल को, वो कम से कम उसको लास्ट में अपनी माँ का भी ख्याल नहीं है। उन्होंने बोला जी बेचारा बड़ा अच्छा था, अपनी माँ की बड़ी सेवा करता था। उसने क्या सेवा करता था माँ की, उसको मरते वक्त ये भी याद ना आया माँ को किसके हवाले छोड़ के जाओ। सो अगर आप इन चीज़ों को देखें, अपने हालात से परेशान मत हों, क्योंकि जब जो कोई बंदा सुसाइड करता है वो अपने हालात से बहुत परेशान होता है, वो अपने आप से परेशान होता है, वो दुनिया से परेशान होता है, उसको कोई होप नहीं दिखती। बट मेरी ये सबसे रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है कि कभी भी ना उम्मीद ना हो। हर अंधेरे के बाद सूरज निकलता है, सूरज की किरण आपकी ज़िंदगी को रोशनी देती है। तो सबसे पहले अपनी फिज़िकल हेल्थ पे ध्यान दीजिए। मैं डिजीज़ नहीं कह रही, मैं फिज़िकल हेल्थ पे। और वो फिज़िकल हेल्थ हम कैसे ले सकते हैं? बाय डूइंग फिज़िकल एक्टिविटी रेगुलरली। एटलीस्ट 45 मिनट्स अ डे आपको वॉक करना है, योगा करना है, प्राणायाम करना है, कोई जिम या एक्सरसाइजेस कर सकते हैं वो करिए, जो भी जिस चीज में भी कर सकते हैं। एटलीस्ट 1 to 2 आवर्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इज मस्ट। मतलब अपना ध्यान डाइवर्ट करने की जरूरत है, वो और ये उसके रेगुलर बाद होना चाहिए। उसके बाद एक प्रेयर, मैं अपने सब लोगों को कहती हूँ एक प्रेयर कीजिए। उसकी 3 जो लाइनें हैं वो हैं, God give me strength to change whatever I can. God give me courage to bear what I cannot change. And God give me wisdom to understand what can I change and what not. And my dear, tell me, what can we change? Can I change you? No. What can I change? Just my own self. मैं सिर्फ अपने आप को चेंज कर सकती हूँ, अपने एटीट्यूड को चेंज कर सकती हूँ। अपने आप को कैसे चेंज कर सकती हूँ? बाय डूइंग सर्टन एक्टिविटीज़। सो अपने आप को एक एक्टिविटी स्केड्यूलिंग में बांधिए। क्यों पिछले ज़माने में ये चीज़ें कम थी, इतना स्ट्रेस नहीं था, क्योंकि हर इंसान एक डिसिप्लिन लाइफ को जी रहा था, एक प्रॉपर एक्टिविटी स्केड्यूलिंग को फॉलो अप कर रहा था, और उसमें वो सुबह उठ के व्यायाम करता था, प्रार्थना करता था, प्रेयर करता था। अपनी सारी प्रार्थना या प्रेयर करने से ये होता है, या अरदास करने से ये होता है कि आपने अपनी सारी स्ट्रेसेस, सारी टेंशन्स किसी अननोन सुपर नेचुरल पावर के आगे रख दी और कहा कि ये आपका है, मेरे को कोई टेंशन नहीं। और मतलब भगवान सबका ध्यान डाइवर्ट करने की जरूरत है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। हॉबी अपना रखिए। तो फिलहाल आपने देखा कि गुरमीत जी हमारे साथ जुड़ी हैं, जो पूरी तरह से हमें बता रही हैं कि मेंटल हेल्थ को लेकर हमें किस तरह से काम करना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक मैं भी यहाँ कहना जरूर चाहूंगी, जो मैम ने भी बताई है कि हर अंधेरे के बाद एक सवेरा आता है, सिर्फ उसका इंतजार करने की जरूरत है। अपनी आशा को छोड़ना नहीं है, अपनी होप को छोड़ना नहीं है, टूटने नहीं देना है, क्योंकि इंसान जब भगवान ने बनाया है तो वो बहुत शक्तिशाली बनाया है। उसके अंदर बहुत हिम्मत है, बहुत जज्बा है, जोश है, लेकिन अपनी हिम्मत को हारना नहीं है। आप देखते रहिएगा।